नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का जो आपका वीडियो है वो महाकाव्य काल की सभ्यता पर आधारित है। पिछले 3 वीडियो मैंने रामायण और महाभारत पे आप लोगों के सामने दिए थे। अब आज हम ये देखेंगे कि जो महाकाव्य थे रामायण और महाभारत, उनकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी और उसमें आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था कैसी हुआ करती थी। देखिए, ये कहा जाता है कि वैसे तो महाभारत में जो राज्य की उत्पत्ति के विषय में जो सामग्री है वो बहुत सी हमें सामग्री प्राप्त हो जाती है। और ये भी कहा जाता है कि उस समय में प्रारंभिक अवस्था में कोई राजा नहीं हुआ करते थे, राजा राज्य नहीं थे शुरुआत में, और सभी लोग फिर भी बड़े प्रेम से आपस में रहते थे और अपने कर्तव्यों का पालन, अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का पालन भी करते थे। लेकिन कालांतर में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई और सभी ने मिल के एक ये तय किया कि राज्य और राजा की उत्पत्ति तो होनी ही चाहिए। तब फिर राज्य और राजा की उत्पत्ति हुई। अब इसमें राजा जो था वो महाकाव्यों के युग में कुछ राज्यों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी और राजतंत्र में राजा ही जो होता था वो ही सर्वे सर्वा होता था, उसे देवता के समान माना जाता था। राजा का विरोध करना एक तरह से देवता का विरोध करना हुआ करता था। महाभारत में उसे सूर्य, अग्नि, यम, कुबेर आदि विभिन्न रूपों में प्रतिष्ठित किया जाता था। उस युग में राजा सबसे बड़ा अधिकारी होता था, सारी शक्तियां उसके पास में होती थीं और उस समय राजा स्वेच्छाचारी होते हुए भी, आप देखिए इस शब्द पर आप ध्यान दीजिएगा, स्वेच्छाचारी का मतलब ये नहीं होता है कि वो हमेशा निरंकुश ही हो। स्वेच्छाचारी होते हुए भी वो निरंकुश नहीं था, क्योंकि उसे राज्याभिषेक के समय प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी कि वो हमेशा राज्य की भलाई के लिए ही काम करेगा। बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि यह प्रतिज्ञा लेता था कि वह राज्य की भलाई के लिए काम करेगा। इसके लिए उसको अपने मंत्री, पुरोहित, परामर्शदाता और जनता की इच्छा को हमेशा ध्यान में रखना होता था। और कर्तव्य विमुख और अत्याचारी राजा को जनता, इतना भी अधिकार था कि जनता अपदस्थ कर सकती थी। इसके अलावा राजा को नवीन व्यवस्था बनाने का कोई भी अधिकार नहीं होता था। इस काल में वंशानुगत उत्तराधिकार सभी राज्यों में मान्य था। सामान्यतः राजा की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र गद्दी पे बैठता था, किंतु अगर आप शारीरिक दोष हैं तो बड़े पुत्र को इस अधिकार से वंचित भी कर सकते थे। महाभारत की कथा से ये पता चलता है, आप लोगों को मैंने महाभारत की कथा के बारे में बताया था, महाभारत की कथा से पता भी चलता है कि अंधे धृतराष्ट्र को इसी वजह से राज्य अधिकार से वंचित भी किया था। कभी कभी राजगद्दी के लिए षड्यंत्र भी हो जाते थे। उदाहरण के लिए रामायण से पता चलता है कि कैकेयी ने जो किया ही था, कैकेयी ने अपने पुत्र भरत को गद्दी पे बिठाने के लिए राम को वनवास दिलवाया था, है ना। तो इस प्रकार से इस युग में सभा और समिति नाम की 2 संस्थाओं का अस्तित्व जो था वो समाप्त हो चुका था। महाकाव्यों के युग में कुरु, पांचाल, कौशल, कौशाम्बी, विदेह, काशी और मगध आदि राज्य जो थे बहुत ही अधिक शक्तिशाली थे। उस समय में प्रत्येक राजा साम्राज्यवादी नीति पर चल रहा था। राजा अपनी विजयों के उपलक्ष्य में यज्ञ भी किया करता था। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ के उदाहरण भी मिलते हैं। अब मंत्री परिषद और अन्य पदाधिकारी हुआ करते थे। मैंने अभी आपको ऊपर बताया, महाकाव्य युग में राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद और परामर्शदात्री 2 संस्थाएं होती थीं, जिनकी सहायता से राजा प्रशासनिक कार्यों को संचालित करता था। मंत्री परिषद में 37 मंत्री थे और इनमें मंत्रियों की नियुक्ति ज्ञान, चरित्र और स्वामी भक्ति के आधार पर की जाती थी कि उसको नॉलेज कितनी है और वो राजा के प्रति कितनी स्वामी भक्ति रखता है। शासन को सुव्यवस्थित चलाने के लिए साम्राज्य को ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम आदि में विभाजित कर रखा था, जिनका शासन ग्रामणी, विशपति, अधिपति नाम का अधिकारी चलाता था। राज्य के आय का मुख्य साधन क्या होता था? राज्य के आय का मुख्य साधन भूमि कर था, जो उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। आप लोग याद रखिएगा, आपके 2 नंबर का प्रश्न ये भी आ सकता है कि उनकी आय का प्रमुख साधन क्या था और वो कितना भाग वो कर के रूप में लेते थे। इसके अलावा वाणिज्य कर, अपराधियों पर किए गए जुर्माने से प्राप्त होने वाली राशि भी राज्य का साधन हुआ करती थी।
अब इसके अलावा सैन्य व्यवस्था, महाकाव्यों से ये पता चलता है कि उस युग में राजा के पास एक विशाल और संगठित सेना होती थी, जिसका मुख्य कार्य साम्राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना होता था और साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध करना, विदेशी आक्रमणों से रक्षा करना भी था। उस समय में सेना पैदल भी थी, जिसको पदाति कहते थे, अश्वारोही भी थी, गजारोही, रथारोही। 4 भागों में सेना का विभाजन किया जाता था। याद रखिएगा, सेना के 4 भाग हुआ करते थे। उस समय युद्ध के साधन तलवार, भाला, बर्छी, धनुष, कवच, ढाल आदि हुआ करते थे। धनुर्विद्या बहुत ही श्रेष्ठ स्तर की हुआ करती थी। आपने रामायण में देखा ही होगा, आपने महाभारत में देखा ही होगा धनुर्विद्या कितने अच्छे स्तर की हुआ करती थी। अग्निबाण और यहाँ तक कि आपने इनमें महाकाव्यों के युद्ध में देखा कि विष बाण का भी बहुत महत्व प्रयोग करते थे और कहीं नैतिक नियमों का पालन भी करते थे, कहीं कहीं नैतिक नियम टूट भी जाया करते थे और कभी कभार कूटनीति भी चला करती थी। शत्रु का दमन कूटनीति से भी करना पड़ता था, जैसे कि आपने रामायण में देखा बाली वध। इसी प्रकार महाभारत में अभिमन्यु वध का भी अनीति का प्रयोग किया था। अब सामाजिक जीवन की बात आती है यदि, तो हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो थी बहुत ही सुदृढ़ थी। समाज में 4 वर्ण थे, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया ही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनके जो कार्य होते थे वो भी आप लोगों को बता चुकी हूँ मैं कि इनके प्रमुख कार्य क्या हुआ करते थे। पर यह है कि महाकाव्य काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। जो व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म लेता था उसे उसी वर्ण में काम करना होता था। ये कहलाती जन्म पर आधारित। और महाभारत से स्पष्ट है कि द्रोणाचार्य, परशुराम आदि क्षत्रिय का काम करते थे, फिर भी वे ब्राह्मण ही माने गए। एकलव्य क्षत्रिय काम करता था, फिर भी उसे शूद्र माना गया। कहीं पर कर्म पर आधारित हो गई थी, कहीं पर जन्म पर आधारित हो गई थी। इसी प्रकार आश्रम व्यवस्था वैदिक युग की भांति महाकाव्य काल में आश्रम व्यवस्था प्रचलित थी। मानव का जीवन 4 आश्रमों में विभक्त होता था। ये 4 आश्रम आपको बताए जा चुके हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आश्रम व्यवस्था केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए थी। शूद्रों के लिए गृहस्थ आश्रम का ही विधान था। इस युग में आश्रम व्यवस्था में कुछ शिथिलता आ गई थी। इस प्रकार गृहस्थ आश्रम पर सबसे अधिक जोर दिया जाता था। यह भी पता चलता है कि स्त्रियों को भी इन आश्रमों में प्रवेश करने का अधिकार हो गया था। धृतराष्ट्र और पांडु के साथ उनकी पत्नियों ने भी वानप्रस्थ के लिए प्रवेश किया था। यह आपने महाभारत जब देखी थी तो उसमें पढ़ी थी, तो उसमें इस प्रकार की बात आपको बताई गई थी। धन्यवाद।